बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। यूनिट नंबर 7 ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, तो तब हमने ये कह दिया था कि उसके टाइप्स जो है, दो टाइप्स है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। क्या कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सेल, ऑब्वियसली सेल है हमारे पास, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ठीक है, और उसको फिट किया गया है दो इलेक्ट्रोड्स के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली एक सेल है जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, हमने कहा था पिछले लेक्चर्स में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपने एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में वो कैपेबिलिटी रखते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। इसीलिए सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स के ही सॉल्यूशन बनाए जाते हैं ताकि कंडक्टिविटी को एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन या अपने मोल्टन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि यूजुअली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स अपने सॉलिड फॉर्म में उनके मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब होते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट मुमकिन नहीं होती। वो अगर मूव करते भी है तो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन में मूव करते हैं, तो उनके दरमियान इतना स्पेस होता ही नहीं है। आप अगर रिकॉल करो किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, तो आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनके दरमियान अब कहाँ कोई गुंजाइश है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो, नहीं है ना। इसीलिए उन आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी उनको किसी और में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसका एक्वस फॉर्म मिल गया। उस एक्वस फॉर्म में सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि सेल है हमारे पास, उस सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट भी यूज हो सकता है, दो इलेक्ट्रोलाइट भी यूज हो सकते हैं एट द सेम टाइम, और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कहाँ पे रखा गया है, उसको फिट किया गया है दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, दो इलेक्ट्रोड्स के साथ। इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको बताया था कि मेटल के होते हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स के नाम क्या क्या है, एनोड और कैथोड है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इस सेल में ये तीन चीजें हैं। अच्छा, अब तक तो ये तीन चीजें हो गई, बल्कि अगर आप इसको कलेक्टिवली देखो तो एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, दो इलेक्ट्रोड्स को हम साथ ही काउंट कर लेते हैं, दोनों को फिर हम अलग अलग से कैथोड और एनोड कह देते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो दूसरा जो हमें वो कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड्स का नाम ले लेते हैं। तीसरी जो चीज है वो क्या है, वो है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हमारे पास ये तीसरी चीज आ गई। तो इस सेल में काम करने वाले कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो कि है एनोड और कैथोड, और तीसरी चीज जो है वो हमारे पास है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक सोर्स होगा, एक सोर्स हमारे पास मौजूद होगा, उस सोर्स के थ्रू हम करंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये चीज भी देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी, यहां तक बात क्लियर हो गई, तीन कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट करंट किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है ना। तो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने से यानी वोल्टेज प्रोवाइड करने से ही ये जो सारा इंटरनल रिएक्शन होता है सेल में वो कंडक्ट होगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। यानी हमारा जो इनपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो आउटपुट निकल आता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये एक और बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक सोर्स प्रोवाइड करना है डायरेक्ट करंट का, तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, यानी क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है, कंटिन्यू रहेगा, या तो स्टार्ट खुद ब खुद होगा और फिर अगर हमने स्टॉप कर दिया तो क्या कंटिन्यू रहेगा खुद, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कह रहे हैं उससे एक जुमला पहले ही कि भाई हमें सोर्स चाहिए, उस सोर्स के थ्रू ही ये रिएक्शन होगा, तो उससे हमें क्या पता चला कि ये जो सेल का रिएक्शन है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कि उसे स्टार्ट होने के लिए भी इनिशिएशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, और रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए भी उस एनर्जी की उतनी ही क्वांटिटी थ्रू आउट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। इसको जैसे अगर आप बायो के साथ रिलेट करो तो बायो में आपने पढ़ा होगा वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि आप सोच समझ के करते हो, ठीक है, जो कि आप खुद करते हो। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि खुद ब खुद होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे दिल का धड़कना स्पॉन्टेनियस है, आप रोक सकते हो दिल के धड़कने को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप किसी गर्म चीज को हाथ टच करते हो तो फौरन से आपका हाथ पीछे हट जाता है, क्या रिएक्शन है, इनवॉलंटरी है। यानी आप सोचो या ना सोचो, आप रोकना चाहो या ना रोकना चाहो, वो रिएक्शन चलता रहता है और वो खुद ब खुद बाय नेचर चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस का उस तरह से आप क्लियर कर सकते हो खुद के लिए कि स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन खुद ब खुद कंटिन्यू होगा, ठीक है, बार बार उसको एक्सटर्नल आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें स्टार्ट में भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और फिर उस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। इसीलिए हम इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है और प्रोडक्ट जो होता है वो एज केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड्स है जिनको एनोड और कैथोड कहा जाता है, एक हमारे पास सोर्स है जो कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन, इसके सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वजह क्या है कि इसको इनिशिएट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। और सबसे मेन बात क्या थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होता है हमारा और जो इनपुट होता है हमारा, और आउटपुट जो हमें मिलता है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो गई बात। आ जाते हैं जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देख लेते जो जो बातें हमने की क्या वही सब कुछ यहाँ पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हमने कहा था कि हमारे पास है एक सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। तो ये रहा भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। क्या कहा था हमने, मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में हमें मिला हुआ है, मोल्टन फॉर्म में। सॉलिड में क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने सेकंड बात किसकी की थी कि इलेक्ट्रोड्स की। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, किसके बने हैं,
मेटल के बने हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स के क्या नाम है, एक का कैथोड नाम है, दूसरे का एनोड नाम है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, तीसरी चीज क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी क्या है हमारे पास, सोर्स है। किस चीज का सोर्स है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। हमारे पास जो जो चीजें हमने थ्योरेटिकली बात की थी वो चीजें अगर हम सेल का अंदर का हिस्सा स्टडी करें, ठीक है, उसको देखिए, ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास एक सोर्स होता है बैटरी का जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प देता है। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके पास अपने अपने आयंस जो है वो जा रहे होते हैं। एक हमारे पास सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो इसी सोल्यूशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो अब ये जो कैथोड है ये यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। जो एनोड होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये चार्जेस आपने याद रखने हैं। ये जो इनके जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इनके चार्जेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज है और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के गैल्वानिक सेल में चार्जेस बिल्कुल चेंज होंगे। तो आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे कैथोड माइनस है तो इसका मतलब गैल्वानिक में कैथोड क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे एनोड हमारे पास प्लस है तो इसका मतलब वहां पे गैल्वानिक क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, कैसे पता चला हमें कि प्लस है या माइनस है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड्स पे कुछ नहीं मेंशन, लेकिन ये देखो जब आप ये जो सोल्यूशन है ये जब टूटता है, इसका आयनाइजेशन होती है तो नेगेटिव आयंस में और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होता है ना। क्लोरीन के आयंस नेगेटिव आयंस है और सोडियम के आयंस पॉजिटिव आयंस है। आयंस आए क्यों, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसके पास 10 बच गए और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके पास 18 आ गए। जिसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उस पे प्लस का चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए उस पे माइनस का चार्ज आ गया। ये चीज हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। जो डोनर होगा, देने वाला होगा, वो पे प्लस का चार्ज आएगा और जो लेने वाला होगा उस पे माइनस का चार्ज आएगा। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड्स पे आयंस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। कौन से आयंस, ऑपोजिट आयंस। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करते हैं, प्लस और प्लस रिपेल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर है। तो इसीलिए जो सोडियम आयंस है वो इस इलेक्ट्रोड के पास आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि उसके पास तो सोडियम ही सारे जमा हो रहे हैं। और जब एनोड के पास क्लोरीन के बबल्स बनेंगे, ये देखो क्लोरीन इसके आसपास ऐसे चिपका हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई नेगेटिव के पास तो क्लोरीन नहीं आ सकता। तो अगर नेगेटिव चार्ज्ड क्लोरीन आ रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये हो ना हो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, इसीलिए हम एनोड को पॉजिटिव चार्ज का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो चार्जेस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेंशन है, इन इलेक्ट्रोड्स के लिए वो चार्जेस गैल्वानिक सेल में बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। वहां पे अपना ही इसका प्रोसेस होगा। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जाहिर है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो हम जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आयंस जो सोल्यूशन में बनते हैं वो आयंस अट्रैक्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि हम अभी डायग्राम में देख चुके हैं। अपना रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा कि एनायंस जो है वो जाएंगे एनोड की तरफ। एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जाहिर है इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना। इन दोनों में अट्रैक्शन होगी। कैटायंस हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। किसके पास जा रहे हैं, कैथोड के पास जा रहे हैं। कैथोड कौन सा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। तो प्लस और माइनस में अगेन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब आयंस बने तो जो आयंस थे
एनाइंस और कैटाइंस वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे गए जो कि उनके ऑपोजिट चार्जेस के थे ताकि अट्रैक्शन का प्रोसेस हो सके। अच्छा जी, तो अगर हमें ये सारा कुछ पता चल गया है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा वो कहलाएगा एनोड, और जो इलेक्ट्रोड्स कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा वो कहलाएगा हमारे पास कैथोड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, ये सारा कुछ हम डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम अगेन डायग्राम को आप देखो तो डायग्राम में हमारे पास मोल्टन सॉल्यूशन किसका था? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड के केस में क्लोरीन आयंस जो है, अभी हम जनरली बात कर रहे थे, यहाँ पे अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक है, अभी हम अपने सॉल्यूशन के हिसाब से बात करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप रिएक्शन यहाँ पे देखो, सोडियम जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन अपने मोल्टन स्टेट में वो किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। ये आयंस कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है जी, तो जो क्लोरीन आयंस है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, माइनस चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और वहां पे जाके जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे लूज कर देंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता है। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब उस एंड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब क्लोरीन आया, इसको आप ऐसे समझो कि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम के पास थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास थे 17 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों अनस्टेबल थे। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको एक, अब सोडियम के पास है 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऊपर जब ये अपने अपने इनिशियल फॉर्म में थे, जब इन्होंने रिएक्शन नहीं किया था तो इन पे कोई भी साइन नहीं था। ठीक है ना, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे प्लस का साइन आ गया, और जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे माइनस का साइन आ गया। सही, तो अब इसका जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी है? 17 है, लेकिन अभी उसके पास कितने हैं आयन की फॉर्म में? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन के साथ ये आयन जो है ये मूव करता है एनोड की तरफ। ठीक है, तो जब ये एनोड की तरफ मूव करता है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया था वो वापस से लूज कर देता है। तो इसका मतलब एनोड पे हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है? ये क्लोरीन कर रहा है। वजह क्या है कि उसने जो सोडियम से पहले इलेक्ट्रॉन लिए थे वो यहाँ पे वापस वो लूज कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरह से जो सोडियम आयन है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करके ये प्लस चार्ज लिया था वो जाता है कैथोड की तरफ। ठीक है, कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, वहां पे क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन, अब अगर मैं कह रही हूं कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ठीक है जी, तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसी तरह कैथोड में ये जो सोडियम है ये कैथोड पे जाके क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। अब देखो, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, इसलिए जब वो एनोड पे गया उसने वापस लूज कर दिया। जो सोडियम है उस पे प्लस चार्ज है, मतलब उसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस चार्ज हमें क्या शो कर रहा है? कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसलिए जब वो कैथोड पे आया तो उसने रिडक्शन रिएक्शन किया, यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्लोरीन न्यूट्रल हो गया, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से सोडियम न्यूट्रल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, इसी चीज को हमने रिएक्शन के फॉर्म में जब शो किया तो क्या था कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, उसको जब हमने मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास दो आयंस बने जो कि थे
सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। क्लोरीन आयन नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास भागा, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज किए। सोडियम जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए वो कैथोड के पास भागा और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। वापस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। हमने क्या कहा कि एनोड पे क्लोरीन गया, ठीक है। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्लोरीन जो है वो एनोड के पास आ गया। एनोड के पास जब वो आया तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है Cl2, तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये 2 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप सिंगल क्लोरीन की बात करोगे, ठीक है, ये चीज इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप सिंगल क्लोरीन की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, क्योंकि सिंगल क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है। पीछे जो हम बात कर रहे थे उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था, लेकिन अगर हम क्लोरीन की मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब 2 आयंस है, ठीक है। 2Cl नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन आयंस है। उन 2 क्लोरीन आयंस ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी एक क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, दूसरा भी वापस से अपनी गैसियस फॉर्म में आके स्टेबल हो गया, और वो एज अ बॉन्डिंग हमारे पास Cl2 बन गया, ठीक है। न्यूट्रल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। रिडक्शन के केस में अगेन क्या हो रहा है? 2 आयंस की बात हो रही है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ पे आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ पे S है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम में ऐड हो गए, तो हमारे पास 2Na आ गया, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के साथ 2 यहाँ पे लगा है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है और सोडियम जो है वो मेटल है, तो यहाँ पे हमने उसके साथ यहाँ पे 2 नहीं लगाया, बल्कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए साथ में 2 लगा दिया, ठीक है जी। तो अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एंड प्रोडक्ट न्यूट्रल आया। कैथोड पे रिडक्शन हुई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एंड में न्यूट्रल प्रोडक्ट आया। एक प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में आया, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास मेटल की फॉर्म में आया। तो जब हमने इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन देखा तो हमें अगेन क्या पता चला कि सोडियम क्लोराइड ने 2 सोडियम और 2 क्लोरीन प्रोड्यूस किए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, यही दोनों अगर कंबाइन होंगे तो वापस से क्या बना देंगे? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, लेकिन जो उनका नेट रिएक्शन होता है, होल जो पूरा ओवरऑल रिएक्शन होता है, वो यही होता है कि एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। यानी अब ये जो सोडियम और क्लोरीन हमें मिला, ये क्या थे? केमिकल प्रोडक्ट है ना ये, इनका तो अब इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टार्ट में हमने क्या किया था? इसके सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, लेकिन एंड में ये हमें मेटल की फॉर्म में और क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिले। तो इसका क्या मतलब हो? वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो वो बात हमारे ओवरऑल रिएक्शन ने प्रूव कर दी। यूजेस पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें हाई ग्रेड का जो मेटल होता है उसकी हेल्प से
दूसरे सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में भी यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस आगे आएगा, हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आप जान लो। एक आम सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपको पता है कि चांदी जो है, ठीक है, सिल्वर वो भी मेटल है, और गोल्ड जो है वो भी मेटल है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कभी कभार चांदी की ज्वेलरी लेके उसको आप कहते हो कि सोने के पानी में डाल दिया। वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। यानी चांदी जो एक मेटल है उस पे सोना भी जो एक मेटल है, एक मेटल पे दूसरे मेटल को कोट करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये किस लिए यूज होता है ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।